पार्ट 3 की शुरुआत होती है हमारे मेन लीड को दिखाते हुए, जहाँ पे वो अपना सर को पकड़ा होता है और जो दूसरा वाला पर्सन होता है, जो लीडर होता है, वो उसे देखने लगता है और फिर कहता है कि सिर्फ एफ रैंक वाला डैजर ही तुम्हारा इदेया नहीं है, कुछ और भी है जो तुम छुपा रहे हो। उसके बाद हमें उस बंदे को दिखाते हैं, वो अपना इदेया एक्टिवेट कर रहा होता है और फिर हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे की एबिलिटीज़ को बताने लगता है और कहता है कि तुम्हारा इदेया रैंक भी नेगेटिव है, ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी A+ है। उसके बाद हमारा मेन लीड उस पर्सन से कहने लगता है कि तुम किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हो जिस चीज़ को तुम टारगेट करो, और हमारा मेन लीड उस बंदे के सारे इदेया पावर को बता रहा होता है। उसके बाद हमारा मेन लीड उस इंसान की पावर के बारे में और बताता है कि तुम जितना भी डिस्टेंस कवर करना चाहोगे, वो डिस्टेंस तुम जब कवर कर लोगे तो वहाँ पे का जो टाइम होगा वो ओमिट हो जाएगा। अगले सीन में हमारे मेन लीड की डेंजरस आंखें दिखाई जाती है और वो कह रहा होता है कि रैंक B नेगेटिव, तुम्हारी एबिलिटी तो बहुत ही बकवास है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी एबिलिटी इतनी बेकार होगी। दूसरी तरफ वो बंदा ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसे इदेया, ये लोगों का इदेया देख सकता है और इसको उसकी पावर का पता चल सकता है, और ये सारी बातें सोचकर वो काफ़ी शॉक्ड दिख रहा होता है। अगले सीन में हमारी मेन लीड की बहुत ही ज़्यादा इविल सी स्माइल दिखाई जाती है। उसके बाद हमारे मेन लीड को उसके डैजर के साथ दिखाया जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहा होता है और वो उस बंदे से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं ख़ुद को तुम्हारी जान लेने से नहीं रोक पाऊँगा, और अगर मैं ऐसा करूँ, मैं तुम्हारा जान लेने लगूँ तो तुम रोक लोगे ना मुझे, सही कहा ना। हमारे मेन लीड को काफ़ी ज़्यादा रेड ऑरा में और काफ़ी ज़्यादा डार्क दिखाते हैं और हमारा मेन लीड फिर से उससे पूछता है, सही कहा ना मैंने। उसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि इसे दूसरों की जान लेने की चाहत ने इसे पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है। हमारा मेन लीड आगे कहता है, मुझे पता है तुम ठीक रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है ना। उसके बाद हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि अपने डैजर के साथ अटैक करने के लिए रेडी होता है, और दूसरी तरफ वो जो दूसरे स्क्वाड का लीडर होता है वो भी अपना पोजीशन ले रखा होता है उसने भी, और दोनों ने अपना इदेया एक्टिवेट कर लिया होता है और दोनों फाइट करने वाले ही होते हैं। अगले सीन में हमें दूसरे लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से एक लड़की कह रही होती है कि ये लोग सिर्फ खड़े हुए क्यों हैं। दूसरा बंदा कहता है कि सुंगो सुनबे को ऐसा लग रहा होगा कि शायद उससे फाइट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक एफ रैंक का है। फिर लाल बालों वाला बंदा कहता है कि तुम लोग मूव क्यों नहीं कर रहे हो, मैं उस बंदे को पिटते हुए देखने आया था, तुम उसे मार क्यों नहीं रहे हो। दूसरी तरफ हमें दूसरे स्क्वाड के लीडर को दिखाया जा रहा होता है जिसका चेहरा बहुत ज़्यादा सीरियस था और वो बहुत ज़्यादा सीरियसली गौर कर रहा था कि इसने खुद को गार्ड नहीं किया, यानी कि ये सही पोजीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस पर अटैक नहीं कर सकता हूँ, इसने किसी ओपनिंग को भी नहीं छोड़ा है। फिर हमें उस स्क्वाड के एक मेंबर जो कि एक लड़की रहती है वो उसको दिखाया जाता है और वो सोच रही होती है कि ये एनर्जी किस तरह की है, ये काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रही है, वो ऐसा सोच रही होती है। और फिर वो हमारे मेन लीड को देख रही होती है और कह रही होती है कि पहले से बहुत ज़्यादा बदला हुआ लग रहा है, जब मैंने इससे फाइट की थी तब ये काफ़ी अलग था और अभी ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो गया है। वो लड़की अपने आप से सोचने लगती है कि ये एटमॉस्फेयर ऐसा क्यों हो गया है, मुझे इस फाइट को रोकना पड़ेगा, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ये बातें वो लड़की सोच रही होती है। उसको दिखाया जाता है और वो कह रही होती है कुछ तो बहुत ही अजीब हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद हमारे मेन लीड का काफ़ी इविल सा फेस दिखाते हैं और वो हंस रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस लड़की ने अपने सारे मेंबर्स को ऑर्डर दे दिया होता है उस बंदे पर, यानी कि हमारे मेन लीड पर अटैक करने के लिए। सारे लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और वो लड़की भी आगे बढ़ रही होती है और फिर उन सब ने मिलकर हमारे मेन लीड को पकड़ लिया होता है पीछे से। उसके बाद हमें उन तीनों का शॉक्ड फेस दिखाया जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस लड़की ने हमारे मेन लीड को उसके सर से पकड़ लिया होता है। उसके बाद वाले सीन में हमें दूसरे वाले स्क्वाड का लीडर को दिखाया जाता है और वो पूछने लगता है अपने मेंबर से, यानी कि उस लड़की से, कि तुमने ऐसा क्यों किया। और उस लड़की का जो नाम होता है वो जुए रहता है। जिस तरह आपकी ड्यूटी है स्क्वाड मेंबर को प्रोटेक्ट करने की, उसी तरह मेरी भी ड्यूटी है अपने स्क्वाड मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने की, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ये सुनकर वो बंदा कहने लगता है तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर वो लड़की उस पर्सन की तरफ, उस लीडर की तरफ देखकर पूछने लगती है उससे, क्या आप श्योर हो। वो लड़की
उस लीडर से कहने लगती है कि हमने जैसे ही उस पर अटैक किया उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया काफ़ी जल्दी से और उसने हम पर भी दोबारा से अटैक किया। वो आगे बोलती है कि उसने इतनी तेज़ी से अटैक किया था यानी कि हमारे मेल लीड ने कि ज़्यादातर लोग उस अटैक पे रिएक्ट नहीं कर पाते और खुद को डिफेंड नहीं कर पाते। ये सुनकर वो बंदा कहने लगता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर वो स्माइल करने लगता है। तो वो लड़की सोच रही होती है क्या ये हंस रहा है। फिर वो बोलता है उस लड़की को कि तुम अपना आर्मर यानी कि तुम अपने इदया को दोबारा से एक्टिवेट कर लो। तभी वो लड़की गौर करती है कि उसका जो आर्मर है वो ब्रेक हो चुका है और फिर उसे याद आता है जब उसने हमारे मेन लीड पर अटैक किया था तभी हमारे मेन लीड ने उसके आर्मर को आधा तोड़ दिया था। वो कहने लगती है कि इतने कम टाइम में उसने हमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया। उसके बाद सारे लोग गौर करते हैं कि उनका जो रिस्ट बैंड होता है वो टूट चुका होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रिस्ट बैंड है उसके टूटने पे जो गेम होता है वो एंड हो जाएगा। तो हमारे मेन लीड ने उन सब का रिस्ट बैंड तोड़ दिया होता है। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन लीड के सामने खड़ा हुआ होता है। फिर हमारा मेन लीड को दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है ये लोग बहुत ज़्यादा भारी हैं क्योंकि वो लोग हमारे मेन लीड के ऊपर बैठे होते हैं और उसे पकड़ रखा होता है। फिर हमारा मेन लीड कहने लगता है कि तुम लोगों का टीम वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद फिर वो बंदा रहता है वो पूछता है हमारे मेन लीड से क्या तुम नॉर्मल हो गए। हमारा मेन लीड उस लड़की से कहने लगता है कि 5 मिनट हो गए, क्या तुम अब मुझ पर से उतरोगी। दूसरी तरफ उनके स्क्वाड के लीडर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि अगली टाइम हमारी फाइट होगी तो कोई भी उसमें दखल नहीं देगा, हम अच्छे से फाइट करेंगे। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहने लगता है कि नेक्स्ट टाइम से तुम्हारा क्या मतलब है, ये हमारा आखिरी बार था। वो पर्सन हमारे मेन लीड से कहता है कि तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए यानी कि तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए और थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए मुझसे अगली बार भिड़ने से पहले, और ये एक एडवाइस है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वो ये कह के निकल लेता है। तो फिर हमारा मेन लीड जो होता है वो कहने लगता है पीछे से रुको, नहीं कोई नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, कोई हमारा फाइट नहीं हो रहा है नेक्स्ट टाइम, तुम सुन रहे हो ना। लेकिन वो लोग यानी कि वो पर्सन हमारे मेन लीड की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और वो लोग अपने रास्ते चल देते हैं। उसके बाद हमारे मेन लीड को जमीन पे पड़ा हुआ दिखाते हैं जहाँ पे वो कह रहा था कि ये फाइट कितनी मुश्किल थी। जो टीचर होते हैं वो काफ़ी शॉक्ड होते हैं और वो अनाउंसमेंट करने लगते हैं कि सेकेंड ईयर 10th प्लेटून 3rd स्क्वाड ब्यूंग ग्यूंग स्क्वाड जो कि उस बुली की स्क्वाड होती है उसे विक्ट्री मिल जाती है। तो ये जो टीचर होते हैं वो विक्ट्री अनाउंस कर रहे होते हैं हमारे मेन लीड के टीम की। उसके बाद हमें प्रिंसिपल ऑफिस दिखाया जाता है और वहाँ एक बंदा बैठा हुआ होता है जो कि एक एडवाइज़र होता है और वो कह रहा होता है कि मैं एक सीक्रेट काम के लिए यहाँ आया हूँ। और वो आगे कहता है क्या मैंने जो फ़ाइल आपसे मंगवाई थी आपने वो फ़ाइल ला दी। उस स्कूल के जो प्रिंसिपल रहते हैं वो कहते हैं हाँ ये रही आपकी फ़ाइल, और वो फ़ाइल जो है उस बंदे को देने लगते हैं। वो एडवाइज़र जो रहता है वो फ़ाइल्स देखने लगता है। सबसे पहले वो उसी बंदे का फ़ाइल देखता है जो उस स्क्वाड का लीडर था यानी कि दूसरे वाले स्क्वाड का 3rd ईयर वाले का जो लीडर था। फिर वो उसकी फ़ाइल को देखते हुए कह रहा होता है कि यही वो स्टूडेंट है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है जिसका नाम आहन सुंगो है। ये सुनकर वो जो प्रिंसिपल रहते हैं वो उस बंदे जिसका नाम आहन सुंगो होता है उसकी तारीफ़ करने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट है, यहाँ तक कि वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा स्टूडेंट है। और वो आगे कहते हैं कि वो हमारे स्कूल का प्राइड है। वो पर्सन आहन सुंगो का फाइल्स देख रहा होता है और कह रहा होता है कि इसे मिडिल स्कूल में कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन जब ये हाई स्कूल में आया तो इसे अवार्ड पर अवार्ड मिले और वो सिर्फ सारी की सारी उसे बहुत सारी विक्ट्री मिली। और वो सोचने लगता है क्या इसे किसी तरह का रियलाइजेशन हुआ था। वो कहने लगता है अगर इसका इदया रैंक अच्छा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। फिर वो आगे कहने लगते हैं कि नहीं, क्योंकि इसका इदया रैंक भी नेगेटिव है इसी वजह से वो इतनी दूर पहुंच पाया। फिर वो जो एडवाइज़र होता है वो प्रिंसिपल से पूछने लगता है कि यहाँ एक ट्रेनी भी है ना। ये सुनकर जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहने लगते हैं हाँ यहाँ एक F रैंक वाला मतलब स्टूडेंट भी है और उसका रैंक 1st ईयर से भी ज़्यादा कम है। वो कहता है क्योंकि उसने आर्ग्यू किया और उसने ज़िद की, इसी वजह से हमने उसे कॉम्बैट क्लासेस में डाल दिया। ये सुनकर वो जो पर्सन होता है जो एडवाइज़र होता है वो कहने लगता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैंने तो बस ट्रेनिंग के बारे में पूछा था, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चल गई हैं। जो एडवाइज़र होता है वो पूछने लगता है उनसे क्या आपके पास उस स्टूडेंट का पास्ट वाला रिज्यूम है, यानी कि उसके पास्ट में जो भी हुआ उसके बारे में क्या आपको पता है। ये सुनकर प्रिंसिपल कहने लगते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। प्रिंसिपल के मना करने के बावजूद वो जो पर्सन होता है जो एडवाइज़र होता है वो उस रिज्यूम को हमारे जो मेन लीडर है उसके बारे में पढ़ने
पढ़ने लगता है। तो हमारे मेन लीड का बैक स्टोरी पता चलता है कि जब वो 8 साल का था तब उसने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया था, यानी कि अपनी माँ और अपने फादर दोनों को खो दिया था। और उसकी वजह से वो शॉक में चला गया था, जिसकी वजह से वो अपने इडिया को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा था। और फिर उसको बाद में वो अपनी अंकल आंट के साथ रहने लगा और उन्होंने उसे काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ किया, और वो लोग जो थे वो ए फ्रांक से थे। फिर आगे बताया जाता है कि उस अंकल और आंट के घर में चोर घुस आया था, जिसकी वजह से जो अंकल और आंट के जो माइंड और बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ा और उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद वो जो हमारा मेन लीड है उसका एडिया एक्टिवेट हो गया और उसका एडिया एक ए फ्रैंक का एडिया था। ये सारा इंसिडेंट तब हुआ जब हमारा मेन लीड 10 साल का हो चुका था। ये सुनकर जो एडवाइज़र होता है वो कहता है कि एडिया तो 8 साल की उम्र में मैनिफेस्ट होने लगता है ना। तो ये सुनकर जो प्रिंसिपल होता है वो कहने लगता है, हाँ, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं 8 साल की उम्र में अपना एडिया मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ये सुनकर वो जो पर्सन रहता है, जो एडवाइज़र, वो सोचने लगता है कि कैसा एडिया जिसको मैनिफेस्ट किया गया है लीड से, और वो एक ए फ्रैंक का एडिया निकला। वो जो एडवाइज़र होता है वो प्रिंसिपल से पूछने लगता है कि क्या उसका ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी भी एफ है। ये सुनकर वो प्रिंसिपल कहता है कि मुझे अभी का तो पता नहीं, पर जब वो स्कूल में इंटर किया था तब उसका कॉम्बैट एबिलिटी भी एफ ही रैंक का था। तो वो जो एडवाइज़र होता है वो कहने लगता है कि ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी भी एफ है, क्या वो जानबूझकर अपना पावर छिपा रहा है। वो एडवाइज़र प्रिंसिपल से कहता है कि मुझे पार्क जुंगसुंग से पर्सनली मिलना है। तो वो प्रिंसिपल कहता है ओके, लेकिन फिर वो प्रिंसिपल आगे कहता है कि वो जल्द ही अपना स्कूल ट्रांसफ़र कर लेगा क्योंकि वो एक एफ रैंक का है। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर वो पर्सन कहने लगता है, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन ठीक है, देखते हैं। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल को दिखाते हैं जो कि उस एडवाइज़र से पूछने लगता है कि मेरा एक सवाल है कि आपने हमारे स्कूल को मिलिट्री स्कूल में क्यों तब्दील किया। जब प्रिंसिपल ये क्वेश्चन पूछते हैं तो वो पर्सन हमारे प्रिंसिपल को काफ़ी गौर से घूर कर देखने लगता है। तो वो प्रिंसिपल सोचने लगता है, क्या मैंने कोई ख़तरनाक सवाल कर दिया, या ये कोई सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, या कोई स्पेशल मिलिट्री प्लान। और फिर ये सोचकर वो बोल रहा होता है अपने मन में, वो प्रिंसिपल, कि मुझे नहीं पता इसके बारे में। आगे प्रिंसिपल उस पर्सन से सॉरी कहता है और कहता है कि शायद मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था आपसे। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकें। जो भी नॉर्थ की तरफ हो रहा है, हम नॉर्थ वाले लोगों से अपनी कंट्री को बचा सकें। और वो आगे बोलता है कि इस सिस्टम के साथ से हमें ये आशा है कि हम एक ऐसे स्टूडेंट को ढूंढें जिसे हम कम्प्लीटली बदल दें और उसको उससे पास्ट से, यानी कि उसको उसके अतीत से आज़ाद कर दें और उसे एक बेहतर इंसान बनाएं। इस महानुभा के नेक्स्ट पार्ट के लिए आप प्लीज़ कमेंट करें।